हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। पिछले 4 महीने से हर किसी ने मेरे हर एक हॉरर स्टोरी या मिस्ट्री स्टोरी के नीचे आके ये कमेंट तो ज़रूर किया है, अरेबियन नाइट्स पार्ट 3 कब आएगी। अरेबियन नाइट्स का ना हॉरर से कोई ताल्लुकात है ना मिस्ट्री से कोई ताल्लुकात है, फिर भी मेरे हर एक सब्सक्राइबर को अरेबियन नाइट्स के बारे में जानना है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अरेबियन नाइट्स में ऑफ कोर्स 1001 रातें हैं जिसकी कहानियां वायरल हैं, जिसकी कहानियां बताई जाती है दुनिया भर में, लेकिन उनमें से सिर्फ ऐसी चंद कहानियां हैं जिसे मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि वो ही कुछ कहानियां हैं जो कि इन भाई साहब रिचर्ड एफ बर्टन ने ट्रांसलेट की थी दुनिया के सामने। और आज उन्हीं में से एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जिसका नाम है सिंदबाद द सेलर। गाइज, आपने बचपन में डोरेमोन देखा रहेगा। डोरेमोन द अरेबियन नाइट्स करके एक उसकी मूवी आई थी, उसके अंदर भी सिंदबाद द सेलर का जिक्र हुआ था। अगर आपने वाली मूवी देखी रहेगी तो डेफिनेटली देखी रहेगी, अगर मैं परफेक्ट एज ग्रुप से बात कर रहा हूँ तो। गाइज, सिंदबाद की कहानी ना बहुत ज़्यादा एडवेंचर, खौफ और सफ़र से भरी पड़ी हुई है। आज की ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। ऑफकोर्स आपने देखा ही रहेगा कि वीडियो कितनी ज़्यादा लंबी है, तो डेफिनेटली आप अभी से अपने हाथ में पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो होने वाली है। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ये वाला वीडियो छोड़ोगे नहीं, क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है यहाँ पे। क्योंकि छोटी सी उम्र में सिंदबाद ने एक मजदूर के तौर पर काम करना शुरू किया था और देखते ही देखते उसकी मुलाकात बड़े बड़े खतरों से होने लगी। पर ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, इसकी पूरी कहानी आज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए मैं आपको उसी के सफ़र पर लेके जाता हूँ। लेकिन अब ये सफ़र शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये सफ़र शुरू होता है। सिंदबाद एक कैप्टन के साथ उसी का क्रू मेंबर बनकर काम कर रहा था। कैप्टन का कहना था कि उन्हें एक नए खजाने का पता चला है और जितना जल्दी हो सके हमें वहां जाना चाहिए। सारे मेंबर्स भी एकदम खुश हो गए कि अब फाइनली हमें भी बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन जब वो लोग सच में जहाज लेकर निकले, तब कई दिनों तक यहां वहां ढूंढने के बावजूद भी उन्हें वहां पे कुछ भी नहीं मिला। अब दिन से महीने बीत चुके थे। सिंदबाद और बाकी सारे क्रू मेंबर्स थक चुके थे। कैप्टन ने यह कह दिया कि हमें खजाना ना भी मिले तो कोई गम नहीं, लेकिन अब बस घर का रास्ता ले लेते हैं। तभी उन्हें कुछ ही दूर एक आइलैंड नजर आया, एकदम घने जंगलों से घिरा हुआ बड़ा सा आइलैंड। कैप्टन ने तुरंत अपने जहाज को आइलैंड की तरफ मोड़ दिया और सारे लोग वहीं पर उतर गए। सिंदबाद और बाकी सब बहुत खुश थे, पर तभी सिंदबाद को एक बड़ी अजीब सी चीज महसूस होने लगी। अचानक से पूरा आइलैंड हिलने लगा। सभी को लगा कि हो सकता है कि ये कोई भूकंप है, पर नहीं, ये कुछ और ही था। वो आइलैंड इस कदर हिला कि सारे लोग यहां वहां फेंके गए। सिंदबाद ने देखा कि वो लोग किसी आइलैंड पर नहीं, बल्कि एक व्हेल के पीठ के ऊपर लेटे हुए थे और अब वो जाग चुकी है। व्हेल तुरंत पानी के अंदर चले गई और साथ ही कई सारे क्रू मेंबर्स की भी मौत हो गई। जितने भी लोग बचे थे वो कैसे कैसे करके जहाज पर चढ़े और वहां से निकल गए, लेकिन सिंदबाद नहीं निकल पाया। वो एक लकड़ी के सहारे तैरता रहा। कई दिन बिना कुछ खाना पीना मिलने के बाद फाइनली सिंदबाद एक दूसरे आइलैंड पर आ पहुंचा और इस बार उसने देखा कि कई सारे लोग भी यहां पर मौजूद हैं, यानी उसके पास बचने का मौका था। एक फकीर की तरह सिंदबाद यहां से वहां घूमता रहा। कई दिनों तक उसे किसी ने भी मदद नहीं की। फिर एक दिन जब वो यूं ही टहल रहा था, उसने देखा कि उस आइलैंड का जो राजा था, उसके सिपाही पानी के पास खड़े हुए थे और वो सब राजा के डूबते हुए घोड़े को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर सिंदबाद तुरंत पानी में कूद गया। वो जानता था कि वो उस घोड़े को किस तरीके से बचा सकता है। घोड़े को बचाने के बाद राजा के सिपाही फौरन उसे राज दरबार में लेकर चले गए। सिंदबाद की बहादुरी को देखकर राजा ने सिंदबाद को कई सारे हीरे जवाहरात से नवाजा। सिंदबाद तब से सिर्फ राजा के लिए काम किया करता था और किनारों पर आने वाले हर जहाजों का ध्यान रखने लगा। अब ये एक बार की बात है कि आम दिनों की तरह सिंदबाद ये सारी चीजें कर रहा था और उसने किनारे पर आई हुई एक नाव पे अपने नाम का एक सामान देखा। वो फौरन समझ गया कि ये तो वही नाव है जिसका मैं क्रू मेंबर हुआ करता था। उसने फौरन उसके कैप्टन से मुलाकात ली और समझाया कि मालिक, मैं सिंदबाद हूँ। पहले तो कैप्टन उसे मिलकर डर गया,
लेकिन जल्द ही सिंदबाद ने अपनी जानकारी दी और इसी तरह सिंदबाद ने अपने पहले एडवेंचर को अंजाम दिया और अपने घर बगदाद पहुंच गया। सिंदबाद अब पहले से ज़्यादा अमीर बन चुका था। उसने अपना घर वगैरह एकदम अच्छे से बना लिया था, पर चैन की ज़िंदगी जीना उसे इतना ज़्यादा खास नहीं लग रहा था, बोर हो रहा था। इस बार उसने सोचा कि कई सालों पहले मैंने सुना था कि पास में ही एक टापू है जहाँ सिर्फ और सिर्फ हीरे बरामद होते हैं। क्यों ना मैं अपना ही क्रू बना लूँ और वहाँ जाऊँ और हीरे चुरा लूँ। सिंदबाद ने इस सोच पर तुरंत काम करना शुरू कर दिया। सारा काम बनने के बाद जब वो उस आइलैंड की तरफ जा रहा था, बड़ी बड़ी लहरों के वजह से उसकी नाव टिक नहीं पाई और टूट गई। कई दिनों तक वो उन्हीं लहरों के सहारे तैरता रहा। कुछ दिनों बाद वो एक आइलैंड पर आ पहुंचा। तब उसे हर जगह बड़े बड़े घोंसले दिखाई दिए। उसने देखा कि उन घोंसले में जो अंडे थे वो उससे भी बड़े थे। वो ये सब देख ही रहा था कि उसके ऊपर से एक विशाल पंछी उड़ता हुआ दिखा, जो कि सीधा उस घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। सिंदबाद तुरंत उस घोंसले में छिप गया। वो समझ चुका था कि अगर मुझे इस आइलैंड से निकलना है तो मुझे इस पंछी के सहारे कहीं ना कहीं तो जाना होगा। जैसे ही वो पंछी वहां से उड़ने जा रहा था, सिंदबाद ने उसके पैर पर एक कपड़ा बांधा और उस पंछी के साथ उड़ गया। लेकिन जहां सिंदबाद उस आइलैंड से भागना चाहता था, वहीं पर वो एक सांपों से भरे हुए कुएं में आ चुका था। वहां इतने बड़े बड़े सांप थे जो कि पूरे हाथी को भी आराम से चबा सकते थे। तभी उसने देखा कि आसपास कई सारे व्यापारी खड़े हैं और उस कुएं के अंदर गोश्त फेंक रहे हैं, क्योंकि गाइस उसी कुएं की जमीन पर हीरे रखे हुए थे। यानी वो गोश्त उन हीरों में जाकर चिपक जाते और पंछी उन्हें खाने के बहाने उसे उठाकर अपने घोंसलों में ले जाते। इससे व्यापारियों को हीरे भी मिल जाते और पंछी उन्हें मदद भी कर दिया करते। सिंदबाद ने अपना दिमाग चलाया और ऐसे ही एक गोश्त को अपने पीठ के ऊपर लगाकर वो उस कुएं में कूद गया। जब पंछी ने ये देखा तो उसने हमेशा की तरह गोश्त को उठाया और अपने घोंसले में ले गया। ये देखकर कई सारे व्यापारी सिंदबाद से मिलने आए। उसकी बहादुरी देखकर उन्होंने सिंदबाद के बगदाद जाने की तैयारी भी शुरू कर दी और जब सिंदबाद वापस लौटा तो अब वो पहले से कई ज्यादा गुना अमीर बन चुका था। गाइस, आपने हमेशा सुना होगा कि हमारे इतिहास में जायंट्स की बात की गई है। वो राक्षस जैसे दिखाई देते हैं और कोई भी इंसान उनका मुकाबला नहीं कर पाता। ये चीज़ जितनी हमें पता है उतनी सिंदबाद को नहीं थी। जब उसने अपने नए क्रू मेंबर्स को तैयार किया और इस बार उसने पिछली बार से मजबूत नाव को बनाया, उन सब को लेकर वो एक नए सफ़र के लिए वापस से पानी में उतर गया। गाइस, जैसे हम सब सुनते आए हैं कि मुसीबत बताकर नहीं आती, लेकिन जो सिंदबाद था वो हमेशा ऐसी ही जगह चले जाता था जहां मुसीबत के अलावा और कुछ भी ना हो। और इस बार भी उसकी जो नाव थी वो सीधे की जगह उल्टी जाने लगी और वो एक ऐसे टापू पर आकर फंस गई जहां सिंदबाद से 10 गुना ज़्यादा बड़े लोग का बसेरा था। सिर्फ फर्क इतना था कि इस बार सिंदबाद अकेला नहीं था, इस बार उसके साथ उसकी पूरी टोली थी। उस टापू में ऐसे राक्षस थे जिनकी सिर्फ एक ही आंख थी, कुएं जितना बड़ा मुंह था, सुअर जैसे दांत थे और ऊंट जैसे होंठ थे। उनमें से एक राक्षस ने सिंदबाद और उसकी बाकी लोगों को देख लिया था। वो सब लोग उससे भागकर एक गुफा की ओर जा रहे थे कि उस राक्षस ने एक नाव के कैप्टन को ही पकड़ लिया और उसे खा लिया। ये देखकर बाकी लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए और जल्दी से जाकर गुफा में छिप गए। लेकिन जहां बाकी लोग कांप रहे थे वहीं सिंदबाद सोच में पड़ गया था कि अब यहां से हम भाग कैसे सकते हैं। जब रात हुई तब सिंदबाद ने देखा कि वो जो राक्षस है उसे 2-3 क्रू मेंबर को और पकड़ लिया था और लंबे से लोहे के सलिए से उन्हें बांधकर अब वो पका रहा था। सिंदबाद ने सोचा कि यही सही रहेगा। जब वो राक्षस रात को सो जाएगा तब उस गर्म सलिए को उसकी आंखों में घुसाकर उसे मैं अंधा कर दूंगा और जो बाकी लोग रहेंगे वो तब तक जाकर उस टूटी हुई नाव को ठीक कर देंगे ताकि हम वक्त पर एटलीस्ट यहाँ से निकल सके। अब रात हो चुकी थी और सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। जैसे ही सिंदबाद ने गर्म सलियों को उस राक्षस की आंखों में डाला, वो वहां से भागकर अपनी नाव पर आ गया। लेकिन उस राक्षस की चीख के वजह से बाकी जो राक्षस थे उस गांव में, वो सब लोग किनारे पर आ गए। उन सब ने मिलकर बड़े बड़े पत्थर से सिंदबाद की नाव पे हमला किया, लेकिन फिर भी सिंदबाद जैसे तैसे बचकर वहां से निकल गया।
पूरी रात यहाँ वहाँ भटकने के बाद उन्हें फाइनली सुबह एक किनारा दिखाई दिया। सारे लोग खुश हो गए कि इस टापू पर तो ताज़े फल हैं। लेकिन तभी जिस पेड़ से वो ये सब तोड़कर खा रहे थे, एक बड़ा सा सांप उनके सामने आकर गिरा और वहाँ जितने भी क्रू मेंबर्स थे उन्हें मार दिया। अकेला सिंदबाद जंगल की तरफ भाग गया। उस जंगल में कई और सांप भी थे। सिंदबाद इतने अंदर जा चुका था कि अब उसे वापस जाने का रास्ता भी याद नहीं आ रहा था। वो एक पत्थर के नीचे रुक गया। उसकी धड़कनें एकदम तेज हो चुकी थी। उतने में उसे ख्याल आया कि मुझे अपने इर्द गिर्द एक कवच तैयार करना पड़ेगा ताकि मुझे कोई भी खा ना पाए। उसने आसपास जितने भी पेड़ थे उन्हें काट दिए और एक पिंजरा तैयार किया। वो पिंजरा भी ऐसा था जिसे कि वो उठाकर यहाँ वहाँ घूम सके। कैसे भी करके सिंदबाद उस पिंजरे के सहारे किनारे तक पहुंच गया। जैसे ही वो किनारे पर आया उसने देखा कि दूर से एक नाव जा रही है। सिंदबाद ने जोर से उस नाव को आवाज दी और मदद की गुहार लगाई। वो नाव वाले तुरंत ये सुनकर सिंदबाद के पास पहुंचे और उसे वहां से बचा लिया। ऐसे करते करते वो अपने शहर बगदाद पहुंचा और इस बार उसने अपना कारोबार को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया था। सिंदबाद के जितने भी सफर के बारे में मैंने आपको अब तक सुनाया है, उनमें से अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सबसे खौफनाक होने वाला है। अब तक सिंदबाद एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। वो हर दूसरे टापू में जाकर व्यापार करता था। ऐसे ही एक दिन वो एक बगदाद से दूसरे कहीं पे किसी और टापू में जा रहा था। तब बीच में ही तूफान की वजह से उसकी नाव बिगड़ने लगी एज यूजुअल। कुछ देर बाद वो लोग किनारे पर पहुंच भी गए थे, लेकिन वहां उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। कई दिन भूखे प्यासे रहने के बाद पूरा क्रू चलते चलते एक शहर तक पहुंचा। सिंदबाद को पता चला कि जिस टापू पर वो पहुंचे हैं उसमें कई सारे बड़े शहर भी हैं। जब सिंदबाद ने अपनी कहानी वहां के एक शख्स को बताई तब उसकी मुलाकात फौरन उस शहर के राजा से कराई गई। राजा ने उन सभी को बहुत सारा खाना दिया। सिंदबाद को छोड़कर सभी लोगों ने इतना खाया कि उनका वजन अचानक से 3 गुना हो गया। सिंदबाद को लगा कि यार ये लोग आखिर इतना खाना खिला क्यों रहे हैं। जब तक बाकी लोग समझ पाए उससे पहले ही एक एक करके क्रू मेंबर्स गायब होते गए। सिंदबाद फौरन डर गया कि ये लोग हमें खिलाकर मोटा करना चाहते हैं ताकि ये लोग हमें ही पकाकर खा सके। अब यहाँ से वो एकदम से भाग भी नहीं सकता था, पर दुबले पतले सिंदबाद पर इनकी नजर थी ही नहीं, बल्कि उस शहर के लोगों ने खुद उससे कहा था कि अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, आप चले जाओ। अपने इतने सारे दोस्तों की जान जाती देखकर सिंदबाद एकदम उदास हो गया, लेकिन उसे अपनी खुद की जान भी प्यारी थी, जिसके वजह से वो वहां से चला गया। उस शहर से बाहर निकलकर ही उसके जैसे बहुत सारे व्यापारी उसे दिखाई दिए और उन सबके पास कई सारे हीरे जवाहरात थे। सिंदबाद ने उनसे जाकर पूछा कि ये सब आपके पास आए कहाँ से। उन्होंने बोला कि पास में ही एक शहर है, वहां के राजा को अगर तुमने खुश किया तो वो तुम्हें बहुत अमीर बना देगा। ये सुनकर सिंदबाद की नीयत एकदम से बिगड़ गई और वो उनके साथ चला गया। सिंदबाद ने राजा के सामने अपनी तारीफ करना शुरू कर दी। राजा ने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। कुछ वक्त तक सिंदबाद सोचता रहा। उसे याद आया कि रास्ते में आते वक्त मैंने एक भी घोड़े के ऊपर बैठने के लिए अच्छी सीट नहीं देखी। मैं आप सबके लिए वो बना सकता हूँ। राजा इस आविष्कार से इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसने अपने खानदान की ही लड़की से सिंदबाद की शादी तय कर दी। सिंदबाद भी खुश हो गया कि बगदाद में तो मेरी अच्छी जिंदगी कट ही रही थी, लेकिन अब वो शायद और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है। कुछ महीनों तक वो वहीं पर रुका रहा। अब ये एक बार की बात है जब सिंदबाद रास्ते से जा रहा था और उसने अपने पड़ोसी को देखा कि वो बैठ के रो रहा था। सिंदबाद समझ चुका था कि बेचारे की बीवी मर चुकी है, तो उसका शोक मना रहा होगा। पर उसके पड़ोसी ने कहा कि सिंदबाद मेरे भाई, ये शोक में अपनी बीवी के मरने का नहीं। इस शहर में जब कोई पति मरता है तो पत्नी को उसके साथ जिंदा दफनाया जाता है, और जब पत्नी मरती है तो पति को दफनाते हैं। यानी अब मेरे भी दफनाने का वक्त आ चुका है। ये सुनकर सिंदबाद एकदम खौफ में आ गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से उसकी पत्नी की तबीयत भी नासाज थी। जब तक सिंदबाद अपने घर पहुंचा उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। सिंदबाद के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि उसके आसपास जितने भी लोग थे वो उसे पकड़कर कब्र की ओर ले जा रहे थे। उसे उसी के बीवी के बगल के एक मकबरे में फेंक दिया गया और अंदर उसके ऊपर कुछ खाने पीने का सामान और हीरे जेवर भी फेंके गए जो उसे अंदर मिले। सिंदबाद को अब जल्द ही घुटन महसूस होने लगी थी। वो सब कुछ कम खा रहा था कि खाना खत्म ना हो जाए, और तभी उसने अपने आसपास एक कीड़े को गौर से देखा कि वो कीड़े तो यहाँ अंदर भी रेंग कर आते हैं
और रेंगते हुए बाहर भी निकल जाते होंगे। सिंबाद ने उन्हीं की तरह अपना बदन हिलाया और वो बाहर की ओर खोदते हुए चला गया। बाहर आते ही इस बार उसने किसी के साथ भी बात नहीं की और सीधे किनारे की ओर भाग गया। गाइस, जो हीरे उसके पास थे वो बेशकीमती थे, जिससे कि उसकी मिल्कियत सीधा 2 गुना बढ़ चुकी थी। यानी चौथी बार भी वो सिर्फ बचा नहीं बल्कि और ज्यादा अमीर हो गया। गाइस, इंसान गलती सिर्फ एक बार कर सकता है या फिर 2 बार कर सकता है, लेकिन ये जो सिंबाद था उसने गलतियों का समंदर भर दिया था और उसी समंदर में वो और एक बार उतर गया। इस बार उसने कई सारे देशों को अपना सामान बेचना शुरू कर दिया था। जब भी वो किसी भी टापू या फिर शहर जाता तो कभी भी खाली हाथ लौटता नहीं था। ऐसे ही एक दिन वो एक टापू पर पहुंचा। सिंबाद इतना थका हुआ था कि उसने अपने मजदूरों को कह दिया था कि यह सामान लेकर जाओ और बेच कर आओ। बहुत समय हो गया, वो लोग आए ही नहीं। सिंबाद को लगा कि यार अचानक ये लोग कहाँ गए। सुबह से गए हैं, रात हो गई। जब सिंबाद टापू के अंदर गया उसने देखा कि उसके मजदूर कुछ तो खा रहे हैं। सिंबाद भी उसके साथ खाने बैठ गया। फिर उसने पूछा कि इतने बंजर टापू पे तुम ये सब कुछ क्या खा रहे हो, और वो भी इतना अच्छा खाना। उनमें से एक मजदूर ने कहा कि मालिक, पास में ही एक विशाल अंडा दिखा हमें, हमने उसे पत्थर से तोड़ा और फिर अभी हम उसे पकाकर खाने लगे। सिंबाद के मुंह में जितना भी था खाना उसने थूक दिया। उसने अपने मजदूरों को बोला, हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि वो आ जाए। मजदूरों ने पूछा कि कौन वो? तब सिंबाद ने कहा कि वही जो कि इस अंडे की माँ है, एक विशाल पक्षी। मेरी मुलाकात इससे पहले भी हुई है। इतनी देर में वहाँ एक पंछी उड़ता हुआ आ गया और सभी पर कुछ न कुछ फेंकता गया। सिंबाद और बाकी लोग नाव में तो पहुँच गए थे, लेकिन पत्थरों की वजह से वो नाव टूट चुकी थी। जैसे तैसे वो लोग समुंदर में आगे तो पहुंच चुके थे, लेकिन टूटी हुई नाव को लेकर ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। तूफान की वजह से सारे क्रू यहाँ वहाँ हो गए, लेकिन अकेला सिंबाद एक किनारे पर आ पहुंचा। जब सुबह उसकी आंखें खुली उसने देखा कि वो जिस टापू पर है वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं और हर पेड़ पर बहुत सारे फल लटके हुए थे। एक पॉइंट तक सिंबाद को लगा कि मैं किसी जन्नत में आ पहुंचा हूँ। तभी उसने देखा कि वहीं पास में एक बूढ़ा इंसान खड़ा है। सिंबाद ने सोचा कि यार, मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ कमाया है, क्यों ना इस बूढ़े इंसान की थोड़ी मदद कर लूँ, क्या पता ऊपर वाले मुझे कुछ और दे दे। सिंबाद ने उस बूढ़े इंसान को अपने कंधे पर बिठाया और यहाँ वहाँ घुमाने लगा। उसे पानी पिलाया, उसने खाना भी खिलाया और उसे टापू के कई कोनों में भी उसने घुमाया। ठीक है, अंत में जब वो उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था तब वो बूढ़ा इंसान उतरा नहीं। सिंबाद ने बहुत कहा लेकिन फिर भी वो नहीं उतरा। उल्टा अब वो सिंबाद के गले को अपने पैरों से दबोचने लगा, दबाने लगा, इतना कि सिंबाद बेहोश होने लग रहा था। सिंबाद ने सोचा कि मुझे कैसे भी करके इसे पीछे छुड़ाना ही पड़ेगा। उसने देखा कि पास ही कुछ ऐसे किस्म के फल रखे हुए थे जिससे कि वो शराब बना सकता था। सिंबाद ने जैसे ही शराब बनाई उसे बूढ़े इंसान को पिलाना शुरू कर दिया। सिंबाद ने उसे इतना पिलाया कि वो बूढ़ा इंसान वहीं पर गिर गया। सिंबाद ने उसे मार भी दिया और पास की ही एक नाव में जाकर छिप गया। उस नाव में जो लोग थे वो सिंबाद को लेकर सिटी ऑफ एप्स पर चले गए। उन्होंने सिंबाद से कहा कि अच्छा हुआ तुमने उसे मार दिया, वरना कहते हैं कि वो जो बूढ़ा इंसान है वो जिसके भी कंधे पर बैठता है उसकी मौत हो जाती है। एंड गाइस, वो जिस शहर पर पहुंचा था वहाँ बंदरों का अलग ही खेल चलता रहता था, जिससे कि सिंबाद को कई सारे पेशकीमती मोती मिलने लगे। वो बेचकर उसने वहीं से एक नाव खरीदी और वापस अपने शहर बगदाद चला गया। इस वक्त तक सिंबाद इतना अमीर हो चुका था कि अब उसे पैसों की जरा सी भी लालच नहीं थी। वो हमेशा अपने पैसे गरीबों में बांटा करता था, लेकिन उसे अपनी सुकून भरी जिंदगी से नफरत हो चुकी थी। इसीलिए वो वापस से अपनी नाव लेकर निकल गया। इस बार उसने सोचा कि मैं कोई भी शहर जाऊंगा और अपना सामान बेचकर वापस बगदाद ही लौटूंगा। लेकिन गाइस, क्या आपको लगता है कि ऐसा ही हुआ रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। जब सिंबाद और उसका क्रू वापस जा रहे थे तभी अचानक से जो नाव चला रहा था वो अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगा। सिंबाद ने पूछा कि आपको क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? उस नाव चलाने वाले ने कहा कि मालिक, मैं रास्ता भटक चुका हूँ, हो सकता है कि हम लोग वापस कभी अपने घर भी ना पहुंचे। ये बात पूरे क्रू ने सुन ली और पूरे नाव में हफरा तफरी मच गई। लोग अपने में ही इतने ज़्यादा मसरूफ थे कि किसी ने भी नहीं देखा कि नाव जल्द ही एक बड़े से पत्थर पर टकराने वाली है।
जैसे ही नाव टकराई पूरा क्रू इधर उधर हो गया, जिसमें से आधे डूब गए और आधे बच गए। सिंदबाद को इतने सालों का तजुर्बा था कि उसने कैसे भी करके अपने क्रू मेंबर्स को एक टापू पर पहुंचाया और उन्हें बचा लिया। ताजुब की बात तो ये थी कि उस टापू पर कई सारे हीरे जवाहरात थे, लेकिन खाने के लिए सिर्फ सूखा घास था। एक एक करके सारे मारे गए, लेकिन एक अकेला सिंदबाद दूसरी नाव बनाने में लग गया था। अपनी छोटी सी नाव लेकर वो इतने विशाल समुद्र में भटकता रहा। यहाँ वहाँ घूमते घूमते वो एक अनजान जगह पर आ पहुंचा। यहाँ के लोग उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिंदबाद उनकी भाषा नहीं समझ पाया। उनमें से एक को अरेबिक आती थी, जिसकी मदद से सिंदबाद को पता चला कि वो जहाँ पहुंचा है उस जगह को श्रीलंका कहते हैं। सिंदबाद की कहानियाँ इतनी ज़्यादा साहसिक थी कि श्रीलंका के राजा ने खुद उसे कई सारे तोहफे दिए और उसे बगदाद भेज दिया। अब आती है उस सफ़र की कहानी जो कि सिंदबाद की ज़िंदगी की आखिरी कहानी थी। और गाइस, ये जो आखिरी सफ़र है ना, उसकी दो कहानियां हैं, पर मैं आपको सबसे दिलचस्प वाली सुनाता हूँ। अब हमेशा की तरह सिंदबाद एक जगह टिक नहीं पाया और उसने तय किया कि अब मेरी थोड़ी उम्र होने लगी है तो सिर्फ कुछ ही दिन समंदर में रहकर मैं वापस आ जाऊंगा। वो पोर्ट पर गया और अपने क्रू के साथ निकल गया। लेकिन गाइस, समंदर की फितरत ना कभी भी पलट सकती है। एक पल शांत तो दूसरे पल तूफान। ऐसी ही एक बड़े तूफान का सामना सिंदबाद को भी करना पड़ रहा था। उसी तूफान की वजह से उसकी नाव यहाँ से वहां हो गई। जहां उनको अभी जाना था, अब वो लोग उस राह पर भी नहीं थे। अब उन्हें खुद नहीं पता था कि हम जहां पर है फिलहाल वहां से रास्ता कौन सा चुनना है। तभी नाव के कैप्टन ने कहा कि मालिक, हमारे ठीक नीचे सोलोमन राजा की सोने की जगह है। ऐसे यहाँ उथल पुथल मचा कर अगर हमने उन्हें जगा दिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सिंदबाद ने तुरंत वहां से निकलने का आदेश दिया, लेकिन तभी कई सारे समुद्री जानवर ने उनकी नाव को घेर लिया। जैसे तैसे करके सिंदबाद अकेला वहां से बचा और एक किनारे पर पहुंच गया। उसने सोचा कि इस बार तो मैं अंदर जाऊंगा ही नहीं, अपने आप ही एक नाव तैयार करूंगा और यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन वो नाव ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और टूट गई। वो वापस से किनारे पर आ पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी था जिसने सिंदबाद से कहा कि देखो, ये नाव एकदम बेकार है, इसे तुम बाजार में बेच दो और पैसे कमा लो। वो बूढ़ा इंसान सिंदबाद के साथ ही रुक गया। उसे ये बाहर से आने वाला आदमी इतना अच्छा लगा कि उसने अपनी बेटी की शादी सिंदबाद से करने की ठान ली। सिंदबाद भी फौरन मान गया, क्योंकि वो बूढ़ा इंसान उसके शहर का एक बड़ा व्यापारी था। इनफैक्ट सिंदबाद ने ये ठान लिया था कि वो शादी करके अब वहीं पर सेटल हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एक बात पता चली। वो जिस शहर में रह रहा है वहाँ के लोग महीने में एक दिन के लिए पंछी में तब्दील होने लग जाते हैं। अब वो दिन आ चुका था जब वहाँ के लोग पंछी में तब्दील हो जाते हैं। उन्हीं में से एक पंछी ने सिंदबाद को उठाया और उसे एक पर्वत पर जाकर रख दिया। वहाँ से नज़ारा देखकर सिंदबाद इतना ज़्यादा खुश हो गया कि वो अल्लाह का नाम लेने लगा। वो सुनते ही उन पंछियों ने सिंदबाद को सीधा नीचे फेंक दिया। सिंदबाद एकदम जख्मी हो गया था और वो ये सोचा था कि ये क्या हो गया है मेरे साथ। ऊपर वाले का नाम सुनकर इन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश कैसे करी। वो कैसे कैसे करके वापस से अपने घर पहुंचा और जख्मी हालत में ही सो गया। अगले दिन उसकी पत्नी ने उसे कहा कि सिंदबाद, तुम्हारे साथ कल जो कुछ भी हुआ है वो जानकर मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए। सिंदबाद ने कहा कि पर मुझे बताओ तो सही, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। उसकी पत्नी ने कहा कि शहर में जितने भी लोग हैं वो शैतान की पूजा करते हैं। सिंदबाद समझ चुका था कि अगर वो यहाँ और रुका तो पक्का मारा जाएगा। सिंदबाद अपना भेष बदलकर कैसी भी करके उस शहर से बाहर निकल गया। उसकी पत्नी ने ही उसे एक नाव दी ताकि वो बगदाद निकल जाए। अपने शहर आकर सिंदबाद ने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं दोबारा कोई भी सफ़र पर नहीं जाऊंगा। और इसी तरह सालों के सफ़र के बाद भी सिंदबाद ने ऐसे सफ़र पर जाना बंद कर दिया। गाइस, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? यही सीख हमको मिलती है कि ऑफकोर्स हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, हर एक इंसान किसी ना किसी मुसीबत में फंसता रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक इंसान यहाँ पे एक बार मुसीबत में पड़ता है, 2 बार पड़ता है, ये इंसान 7 बार मुसीबत में पड़ा है। लेकिन अंत क्या हुआ? सब कुछ ठीक। वो शाहरुख खान का ना एक बहुत कामयाब डायलॉग है, मैं कहूँगा कि अंत में सब कुछ ठीक ही हो जाता है, हैप्पी एंडिंग। लेकिन अगर ठीक ना हो सो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शुक्रिया।